नमस्कार साथियों और सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज ये मनोविज्ञान की अपनी तीसरी क्लास है। इस क्लास में अपन देख रहे हैं साथियों वन लाइन के प्रश्न। इसमें अपना पहला है शिक्षा क्या है। तो देखिए, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता शिक्षा क्या है, जन्म से युवावस्था तक, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था कहाँ तक चलती है। तो अपन को ध्यान में रखना है शिक्षा जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है छात्र है। तो आंसर क्या होगा, छात्र। इसमें आ सकता है छात्र है, शिक्षक है, परिवार है, पाठ्यक्रम है। तो शिक्षण प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु है साथियों वे क्या है, छात्र है। आगे, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए या सा विद्या या विमुक्ते, कथन है शंकराचार्य का। ध्यान रखना किसका कथन है, शंकराचार्य का है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए या फिर सा विद्या या विमुक्ते। तो ये जो कथन है इस शंकराचार्य का है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो ये किसका कथन है, ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये जो कथन है मेरे साथियों ये स्वामी विवेकानंद का कथन। ध्यान रखना अंतर्निहित, ये याद रखना, अंतर्निहित एक शब्द याद रखना, फिर आपको स्वामी विवेकानंद को याद रखना है। आगे हम बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न अपना आता है वो आता है शिक्षा का उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। ये है साथियों सुकरात का कथन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये जो कथन है साथियों ये है अरस्तु का। ध्यान रखना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, ऐसा कहना है अरस्तु का। एजुकेशन में ई और डूको का सहयोग कहा गया है। तो ई का अर्थ है साथियों आंतरिक और डूको का अर्थ है विकसित करना। याद रखना एजुकेशन शब्द है और दो शब्दों से बना है साथियों, ई और डूको से बना है। तो यहाँ ई का अर्थ है साथियों आंतरिक और डूको का अर्थ है विकसित करना, अर्थात आंतरिक शक्तियों का विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। यानी कि अपने अंदर जो आंतरिक जो शक्तियाँ उनको बाहर निकालना, अग्रसित करना ही क्या कहलाता है साथियों, शिक्षा कहलाता है। हमने आता है साई चेक का अर्थ है साथियों आत्मा है। क्या है, साई चेक का अर्थ है आत्मा है। अगला अपन ने देखा यहाँ बता रहा है कि साई चेक का अर्थ क्या है, आत्मा है। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथियों आत्मा का विज्ञान भी आ सकता है। साइकोलॉजी के शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान। ध्यान रखना साइकोलॉजी जो शब्द है इसका अर्थ है आत्मा का विज्ञान। ध्यान रखना किसका विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। विद्या से अमरतत्व की प्राप्ति होती है, कहाँ पर लिखा गया है, ये लिखा गया यजुर्वेद में। ये आपको ध्यान रखना है कि विद्या से अमरतत्व की प्राप्ति होती है, ये कहाँ लिखा गया है साथियों, तो ये लिखा है यजुर्वेद में लिखा गया है। शिक्षा कैसा विज्ञान है, तो आपको ध्यान देना, आपको याद रखना है शिक्षा है साथियों वो नियामक विज्ञान है। शिक्षा क्या है, शिक्षा नियामक विज्ञान है। और मनोविज्ञान की प्रवृत्ति कैसी है, प्रकृति कैसी है, तो मनोविज्ञान की प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। शिक्षा कैसा विज्ञान है साथियों, तो नियामक है। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक प्रकृति है साथियों। आगे हम बात करते हैं किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जेम्स के अनुसार। किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है साथियों, तो यह है जेम्स के अनुसार। किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये जो शब्द साथियों ये है जेम्स के शब्द। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे शिक्षा के तीन स्तंभ है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। यानी कि शिक्षा के तीन स्तंभ है, आधार स्तंभ है, तीन केंद्र है, कौन, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तीनों पर यह शिक्षा टिकी हुई है साथियों। वैसे ही उसी प्रकार मनोविज्ञान के भी तीन क्षेत्र है, शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशा है। तो याद रखना ये ऊपर का शायद आपको याद होगा साथियों के शिक्षा के तीन आधार स्तंभ है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। लेकिन आपको नीचे के भी तीन याद रखना है, मनोविज्ञान के भी तीन है, शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशा है। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है तो साथियों वह है निरीक्षण विधि। याद रखना ये भी कि मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, तो साथियों आंसर क्या होगा,
वह विधि है जिसका नाम सबसे अधिक प्रयोग में की जाने वाली विधि का नाम है निरीक्षण विधि। इसके पहले साथियों ये जो हम पढ़ रहे हैं वो रीट फर्स्ट लेवल, रीट सेकंड लेवल, यानी कि मनोविज्ञान है जो आपके रीट प्रिय में भी आएगा तो रीट मेंस में भी आएगा। तो रीट आपके ये प्रिय में भी आएगा साथियों, तो रीट आपके ये मेंस में भी आएगा। रीट फर्स्ट लेवल में भी आएगा तो रीट सेकंड लेवल में भी आएगा, सेकंड ग्रेड में भी आएगा साथियों, तो आपके ये फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा। ये साथियों बात करते हैं सीटेट में भी आता है साथियों, या फिर किसी भी आप एमपी, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा कहीं के भी एग्जाम दे रहे हो सभी मनोविज्ञान आता है। आगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान विधियां उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है निरीक्षण विधि, एक है प्रयोगात्मक विधि और एक है विवरणात्मक विधि। ये 3 विधियां साथियों किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की 3 विधियां है, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि साथियों। आगे हम बात करते हैं निरीक्षण जो विधि है इसको पुणे इसकी 2 विधियां हैं, एक है साथियों अंतर्दर्शन विधि और एक है बहिर्दर्शन विधि। ध्यान रखना निरीक्षण जो विधि है इसको पुणे ये 2 भागों में यानी 2 विधियां इसकी, एक है अंतःदर्शन विधि है और एक है बहिर्दर्शन विधि साथियों। इधर हम बात करते हैं तो यहाँ आती है विवरणात्मक विधियों की बात करते हैं। तो विवरणात्मक विधियों में मेरे साथियों हम बात करते हैं तो यहाँ एक आती है जीवन इतिहास विधि है और एक है विकासात्मक विधि। इसी के साथ एक तुलनात्मक विधि है, नैदानिक विधि है और सर्वेक्षण विधि है। ये सब आती है विवरणात्मक विधियों में। कौन की? जीवन इतिहास विधि जिसे हम केस स्टडी विधि भी कहते हैं, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि। ये हमको ध्यान में रखना है साथियों। अब आगे हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि क्यों? इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इसलिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। यानी अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करना अति आवश्यक है? तो इसकी सहायता से हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके, क्योंकि इसमें अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली किस प्रकार से बना सके उसकी इसमें तरीका, विधियाँ, सिद्धांत है साथियों। उन सिद्धांतों के माध्यम से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके ताकि विद्यार्थी साथियों अधिक रुचि के साथ अध्ययन कर सके। आगे हम बात करते हैं शिक्षण क्या है? तो ज्ञानार्जन यानी ज्ञान का अर्जन करना ही, ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है साथियों? शिक्षण कहलाता है। यानी कि ज्ञान हमें कहीं से भी प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो, जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? अपना शिक्षण कहलाता है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है साथियों मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान। और साइकोलॉजी की शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान मानव पशु व्यवहार का विज्ञान है। किसका कथन है? तो मोरघेन का ये कथन है। ध्यान रखना साथियों, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान में मानव का और पशु का दोनों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ऐसा कहना है मोरगन का। ध्यान रखना शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये शिक्षा मनोविज्ञान है कि शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है साथियों, ये अपन को ध्यान में रखना है। मनोविज्ञान से तात्पर्य है व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, माना गया है। यदि एग्जाम में प्रश्न आता है मनोविज्ञान है तो मन का विज्ञान नहीं, वर्तमान में साथियों मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ध्यान रखना मनोविज्ञान में केवल व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, कथन है मैकडूगल का। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन है साथियों मैकडूगल का कथन है। किसका कथन है? मैकडूगल का। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, ऐसा जो कथन है साथियों ये है मैकडूगल का कथन है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है साथियों 14। कितनी होती है? ध्यान रखना मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या होती है प्रिय साथियों वो होती है 14। ध्यान रखना मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है वो संख्या होती है 14।
शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? तो यह ध्यान रखिए, बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षणिक समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता है। क्या? बालकों का आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने के लिए तथा उनकी शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता है। जहाँ तक शिक्षा में मनोविज्ञान को समाहित नहीं करेंगे साथियों, तो हम अपनी शिक्षण व्यवस्था को बेहतरीन नहीं बना सकेंगे और विद्यार्थियों के आंतरिक और बाह्य गुणों को जहाँ तक हम नहीं जानेंगे, वहाँ तक हम शिक्षा को अच्छी तरह से विद्यार्थी तक नहीं पहुँचा सकते। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि शिक्षा को मनोविज्ञान का आधार की आवश्यकता क्यों है? तो वह इसलिए क्योंकि बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं का समाधान हेतु। आगे बात करते हैं, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्या है? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता है। यानी कि बालकों के साथ हम मनोवैज्ञानिक व्यवहार करेंगे तो हम शिक्षा को बालकों को अधिक से अधिक प्रभावित कर सकेंगे और हम जो उनको देना चाहते हैं उनका आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम जो उनको इनपुट देना चाहते हैं उनको दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब हमें शिक्षा के साथ साथ मनोविज्ञान का भी ज्ञान होगा। आगे, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। कथन है साथियों स्किनर का, याद रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये जो कथन है, ये कथन है साथियों स्किनर का, आपको याद रखना है। मनोविज्ञान है, क्या है मनोविज्ञान साथियों? याद रखना, विध्यात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? विध्यात्मक विज्ञान है। निरीक्षण विधि में किया जाता है, दूसरों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? निरीक्षण विधि में दूसरों का अध्ययन किया जाता है। अंतःदर्शन विधि में साथियों स्वयं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? व्यवहार है। याद रखना, मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? व्यवहार है। मनोविज्ञान का आधार विज्ञान है। कथन है स्किनर का, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये जो कथन है साथियों, ये स्किनर का है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत जो विज्ञान है, ये जो कथन है साथियों किसका है? ये स्किनर का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है साथियों? बालक है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र मेरे साथियों वो बालक है। क्या है? बालक है। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा है? द्विध्रुवी किसने कहा? तो ये कहा साथियों एडम्स ने। किसने कहा? एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवी बताया, यानी दो ध्रुव बताए। और वे कौन कौन से हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक और शिक्षार्थी। आगे फिर है, शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है साथी, ध्यान रखना। और शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध हैं शिक्षा शास्त्री, जिनका नाम है जॉन डीवी। किस देश के निवासी थे? तो ये अमेरिका के थे। शिक्षा के 3 जो ध्रुव बताए वो बताए साथियों जॉन डीवी ने। और कौन कौन से बताए? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये अपन को ध्यान में रखना है। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन आवश्यक है। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। और आज क्या है? आज है जीवन यापन करना। क्या है साथियों? आज शिक्षा का है वह है जीवन यापन करना। और वैदिक काल में था मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? उपनयन संस्कार से होता था। और हमारे जो संस्कार है, संस्कारों की संख्या कितनी मानी? 16 मानी गई है साथियों। समावर्तन के समक्ष संस्कार है उपसंपदा है। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मकतब से। तो ये साथियों आज की अपनी क्लास थी मनोविज्ञान की। कल जो अपनी क्लास होगी मेरे साथियों वो कैसी क्लास होगी? कल की क्लास होगी अपने होगी विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। ये अपनी पहली क्लास कल की क्लास होगी। क्या होगी? हाँ, ये इसमें जितने भी पढ़ेंगे साथियों, जैसे ये वृद्धि और विकास है तो यह शारीरिक होती है। विकास शारीरिक और मानसिक दोनों होता है।
ये मात्रात्मक रूप से दर्शाया जाता है। कौन? वृद्धि। इसमें गुणात्मक रूप से दर्शाया जाता है। ये मापनी होती है और इसे मापा नहीं जाता। किसे? विकास को। ये एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। कौन? वृद्धि, यानी 18, 19, 20 साल तक चलने वाली है, जबकि विकास साथियों आजीवन चलता रहता है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं, बेहतरीन प्रश्न हैं साथियों। मैं इनको अच्छी तरह से जितना आता है उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और बाकी कल मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। राम राम साथियों।